हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग विराम चिन्ह का जो सेकंड पार्ट है उसको देखेंगे। कल हम लोगों ने विराम चिन्ह का फर्स्ट पार्ट देखा था जिसमें हम लोगों ने कुछ विराम चिन्ह की चर्चा की थी। आज हम लोग कुछ बचे हुए जो विराम चिन्ह हैं उसको देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। निर्देशक चिन्ह, ठीक है। हम लोगों ने कल 6 तक देखा था। जो क्या कहते हैं, काफ़ी आसानी से हम लोगों ने उसको समझा था, बहुत ही इजी वे में। अब हम लोग 7वें नंबर को देखते हैं। तो निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह कैसा होता है, जैसा कि ये स्पष्ट है आपको, ये सामने दिया गया है। यहाँ पे निर्देशक चिन्ह लिखा हुआ है। ये योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है निर्देशक चिन्ह। तो हम लोग देखते हैं इस चिन्ह का प्रयोग स्पष्टीकरण तथा विवरण देने के लिए होता है, ठीक है। इस चिन्ह का, कौन से चिन्ह का? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग स्पष्टीकरण तथा विवरण देने के लिए होता है। जैसे रीता ने कहा गीता पढ़ने गई है, मतलब विवरण दे रहे हैं हम कि रीता ने कहा, फिर आगे विवरण दे रही है कि गीता पढ़ने गई है। और सेकंड देखते हैं हम लोग, अध्यापक तुम घर जा सकते हो, मतलब अध्यापक बोल रहा है तुम घर जा सकते हो, मतलब वो इसका विवरण दे रहा है, इसका स्पष्टीकरण दे रहा है, ठीक है। तो रीता ने कहा गीता पढ़ने गई है, अध्यापक तुम घर जा सकते हो। तो ये निर्देशक चिन्ह होता है और इसका चिन्ह आप लोग देख लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग योजक चिन्ह। योजक चिन्ह निर्देशक चिन्ह से थोड़ा सा छोटा चिन्ह होता है। इस चिन्ह को विभाजक या समास बोधक चिन्ह भी कहते हैं। विभाजक अर्थात बांटने वाला चिन्ह या समास बोधक चिन्ह भी कहते हैं। इसका प्रयोग प्राय द्वंद्व समास के बीच किया जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि द्वंद्व समास में बीच में योजक चिन्ह होता है, जैसे रात दिन, और उसके बाद क्या नाम है, चंद्रमा सूर्य, तो इन सब के बीच में योजक चिन्ह होता है। राजा रानी सबके बीच में योजक चिन्ह होता है, ठीक है। जैसे माता पिता दोनों खुश थे, तो माता पिता के बीच में यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है। उसी प्रकार सूर्य चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में ये योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो जहाँ पे दो शब्दों के बीच में ये चिन्ह लगा रहता है तो आप समझ जाइए कि वो योजक चिन्ह है, ठीक है। तो ये स्पेशली समास बोध का चिन्ह होता है और दोनों को बीच में मतलब विभाजन करने वाला अर्थात बांटने वाला ये चिन्ह होता है। कौन सा? योजक चिन्ह। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह भी बहुत ही इजी है, इसको भी आसानी से छोटे बच्चे तक भी समझ सकते हैं कि कोष्टक क्या होता है। जैसे कि ये दिया हुआ है दोनों तरफ से बॉक्स की साइड, बॉक्स की तरह ये दिख रहा है कि इसको हम लोग पैक कर देते हैं। तो वही है, किसी शब्दांश या वाक्यांश को विशेष रूप से स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसको विशेष दिखाने के लिए, उसका अर्थ को विशेष रूप से स्पष्ट करने के लिए हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसमें वाक्य को कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। जैसे हम देखते हैं, जैसे वह अनवरत अर्थात लगातार अपने काम में लगा रहता है। अनवरत को एक्सप्लेन किया गया है, उसको काफ़ी अच्छी तरीके से विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है, तो लगातार को कोष्टक चिन्ह में रख दिया गया है। उसके बाद दुर्वासा क्रोध में कांपते हुए, मतलब दुर्वासा को और भी अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए उनको क्रोध में कांपते हुए ये दिखाने के लिए इसको कोष्टक में रख दिया गया है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से हम इसको समझ पाएंगे कोष्टक को कि दुर्वासा ठहर जा, मतलब दुर्वासा काफ़ी क्रोधित ऋषि मुनि थे। वो बात बात में गुस्सा हो जाते थे, क्रोध करके शाप दे देते थे। तो उनको और भी अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए इनको कोष्टक में ये लिख दिया गया है कि क्रोध में कांपते हुए, कौन? दुर्वासा ने बोला ठहर जा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उद्धरण बोधक चिन्ह, अर्थात जहाँ पे उद्धरण अर्थात उदाहरण दिया जाता है तो वहाँ पे उसका चिन्ह होता है। जैसे ऊपर से दिया है, ऊपर से मतलब कॉमा की तरफ है लेकिन ऊपर की तरफ से रहता है वो, तो ये उद्धरण होता है। इसका प्रयोग किसी कथन या अवतरण के आरंभ तथा अंत में होता है। यदि हम आरंभ करते हैं तो भी उसके क्या नाम है, किसी भी वाक्य को आरंभ करते तो उसके आरंभ में ही उसको उद्धरण चिन्ह से हम उसको पैक करते हैं, ऊपर छोटा छोटा कॉमा देके, और उसके बाद जब वो वाक्य खत्म हो जाता है तब हम
उसको भी लास्ट में भी उद्धरण चिन्ह लगा देते हैं। जैसे कोई महान पुरुष हो या फिर कोई भी वैज्ञानिक हो या फिर कोई भी और भी मतलब कोई बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति या फिर कोई ऐसे व्यक्ति जिनके उस वाक्य में काफ़ी दम होता है और उस वाक्य को जो है लोगों तक पहुंचाया जाता है एकदम ठीक उसी तरह। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उन्होंने एकदम यही लाइन बोली थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसको उद्धरण चिन्ह से स्टार्टिंग में और लास्ट में इसको क्लोज कर दिया गया है। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो तुम के आगे जो ये उद्धरण चिन्ह है वहाँ पे लगा दिया गया है और आज़ादी दूंगा में लास्ट के में इसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया उद्धरण चिन्ह। और उद्धरण चिन्ह कब लगता है? जब किसी कथन या अवतरण के आरंभ तथा अंत में होता है। और ये कौन से वाक्य में होता है? जो किसी महान पुरुष होता है, बहुत सी फेमस पर्सनालिटी होता है, वो कोई वाक्य या कोई शब्द बोलते हैं तो उसको ठीक जनता या फिर और भी किसी के सामने उसी तरह रखना होता है उद्धरण चिन्ह लगाकर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह ऐसे बिंदु बना रहता है। लाघव चिन्ह में किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए प्रथम वर्ण के बाद इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम डॉक्टर और पंडित, यदि हम डॉक्टर और पंडित को पूरा ना लिखना चाहे कि डॉक्टर, ठीक है, इस तरह को जो ना लिखना चाहिए, इसको शॉर्ट में अगर जो हम लिखे तो हम डा बना के इस पे ये लाघव चिन्ह लगा देते हैं बिंदी जैसा। उसी प्रकार पंडित को भी हम पंडित पूरा न लिखें तो प में अंक की मात्रा, उसके बाद ये लाघव चिन्ह उसके आगे लगा देते हैं, तो ये हो जाता है लाघव चिन्ह। ठीक है, तो ये हो गए डॉक्टर और उसके बाद हो गया दूसरा पंडित हो गया। ठीक है, तो उसके आगे जो ये बिंदी लगी रहती है तो आज से आप लोग समझ जाइए कि वो लाघव चिन्ह उसको बोलते हैं जो लगा रहता है। और अब हम लोग विवरण सूचक चिन्ह देखते हैं। विवरण सूचक, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या विस्तार से कुछ कहना हो तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अर्थात जब भी किसी पद अर्थात वाक्य को एक्सप्लेन करना हो, हमें उसको बहुत ही विस्तार से कहना हो तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और ये चिन्ह देखिए ऊपर ऊपर ये लगा हुआ है विवरण चिन्ह, जैसे ये ऐसे दिया गया है ना, देखिए आप लोग स्क्रीन पे, ये ऊपर है, ये विवरण चिन्ह है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश के प्रमुख घूमने योग्य जगह हैं। अब इसको एक्सप्लेन और करते हैं और भी अच्छी तरीके से लोगों को बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख घूमने योग्य जगह हैं। अब विवरण सूचक चिन्ह में कि अब विवरण दीजिए कि कौन कौन से वो घूमने योग्य जगह हैं। तो विवरण दिया गया है, भूल भुलैया है, ताजमहल है और हरिद्वार है। ठीक है, हरिद्वार ये उत्तराखंड उधर ही, और उसके बाद ताजमहल और भूल भुलैया। तो ये विवरण दिया गया है किसका? उत्तर प्रदेश के घूमने योग्य जगह का विवरण दिया गया है। तो विवरण सूचक चिन्ह है ये, ध्यान दे दीजिए आप लोग। ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि चिन्ह दे दिया जाएगा और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा चिन्ह है, आप बताइए। तो आप लोग इसे तुरंत लॉक करिएगा कि ये विवरण सूचक चिन्ह है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लोप सूचक चिन्ह। लोप सूचक चिन्ह ऐसे देखिए बिंदी 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 करके ऐसे दिया हुआ है यहाँ पे, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब जहाँ किसी अवतरण का पूरा अंश न लिखकर, अर्थात जहाँ किसी वाक्य का पूरा अंश न लिखकर कुछ छोड़ दिया जाए या फिर उसको गोपनीय पद को छुपाया जाए, अर्थात पूरा वाक्य हम नहीं बोलना चाहते, कुछ ही वाक्य बोलें, या फिर कुछ आगे का कुछ वाक्य बहुत ही अश्लील हो, बहुत ही भद्दा हो, या फिर हम बताने के इच्छुक न हो, हम उसे छिपाना चाहते हैं, तो आगे के कुछ वर्ड कुछ सेंटेंसेस हम लोग बोल देंगे और उसके बाद उसको छुपाने के लिए इस तरह का लोप सूचक चिन्ह लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, अरे अरे के बाद संबोधन है, हमने पहले ही पढ़ा, अरे अभी तक, उसके बाद ये लोप सूचक चिन्ह दे दिया गया। मतलब ऐसे आगे कुछ वर्ड हैं, शब्द हैं जो हम नहीं बताना चाहते हैं, उसको छिपाना चाहते हैं, तो लोप सूचक चिन्ह के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। जैसे कोई भद्दे शब्द है आगे कि मोहन ने उसे गाली देते हुए कहा,
और उसने कौन सी गाली दिया जो हम नहीं बता सकते, बहुत ही अश्लील है, बहुत ही बेकार है, बहुत ही बुरा है वो, तो उसको छुपाने के लिए हम लोग लोप सूचक चिन्ह लगा देते हैं। कैसे, देखिए ये ऐसे ऐसे दिया है बिंदी बिंदी करके, तो ये लोप सूचक चिन्ह है जो वाक्य को पूरा न कहना और आगे ये भी दिखाना कि इसमें आगे भी कुछ है, तो हम लोप सूचक चिन्ह लगाएंगे। और यदि वाक्य कुछ भद्दा है, अश्लील है, बेकार है, जो हम समक्ष नहीं रखना चाहते दूसरों के, तो भी हम ये बस दिखाना चाहते हैं कि आगे है कुछ, तो अब आगे हम लगाएंगे लोप सूचक चिन्ह। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग त्रुटिबोधक हंस पद काकपद चिन्ह। वाक्य में जब कोई शब्द बीच में छूट जाता है, वाक्य में जब कोई शब्द हम लिखते हैं और बीच में कोई छूट जाता है, अर्थात उसके आगे भी शब्द लिखा रहता है, पीछे भी शब्द लगा रहता है, लेकिन उसके बीच में कोई ज़रूरी शब्द छूट जाता है, तो हम इस हंस पद का प्रयोग करते हैं। हंस पद का देखिए ये ऐसे दिया गया है, इसका प्रयोग करके हम ऊपर लिख सकते हैं। जैसे कि वह रोज़ बजे स्कूल घर जाता है, तो यहाँ कुछ मिसिंग लग रहा है। वह रोज़ बजे स्कूल घर जाता है, मतलब यहाँ पे टाइम होना चाहिए, तो टाइम मान लीजिए हम 2 बजे लगाते हैं, ठीक है। तो वह रोज़ बजे स्कूल जाता है, उसके बाद रोज़ के बाद ये हंस पद काक पद का चिन्ह दिया गया है, तो हम ऐसे लगा के और ऊपर लिख सकते हैं कि वह रोज़ 2 बजे स्कूल से घर आता है, ठीक है। तो आप लोगों ने समझा कि हंस पद वहाँ लगाते हैं कि यदि हम कोई वाक्य लिखते हैं लेकिन बीच में त्रुटिवश कोई शब्द छूट जाता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो हम हंस पद लगाकर उसके हम ऊपर वो वाक्य या वो शब्द या वो अंक लिख देते हैं, तो वो वाक्य कंप्लीट हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट देखते हैं हम लोग अनुवृत्ति चिन्ह। अनुवृत्ति चिन्ह आप लोग देख लीजिए ध्यान से। जब एक ही शब्द बार बार उस शब्द के नीचे लिखना होता है तो अनुवृत्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अनुवृत्ति का अर्थ ही होता है कि मतलब अनुवृत्ति मतलब दोहराना, उसके पीछे पीछे वृत्ति करना, अनु अर्थात पीछे दोहराव, ठीक है। जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये वाक्य है, फिर नीचे हमको वही लिखना है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ओके। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तो हमने लिख दिया, लेकिन हमको फिर नीचे वही लिखना है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो हम नीचे आचार्य न लिख के ये अनुवृत्ति चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अनुवृत्ति चिन्ह, तो यहाँ अनुवृत्ति चिन्ह लगा देंगे तो आचार्य की ये कमी पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद महावीर लगा देंगे, फिर प्रसाद के बाद भी अनुवृत्ति चिन्ह उसके नीचे लगा देंगे, द्विवेदी के नीचे भी अनुवृत्ति चिन्ह लगा देंगे, तो हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ओके। और फिर हम लोग देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य इसके नीचे भी आचार्य आया है, तो आचार्य के नीचे हम लोग अनुवृत्ति चिन्ह लगा देंगे और उसके बाद लिख देंगे रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि अनुवृत्ति चिन्ह वो होता है कि एक वाक्य यदि आता है और वही वाक्य हम नीचे हमें दोबारा लिखना होता है, तो हम उस वाक्य की जगह पे अनुवृत्ति चिन्ह लगा देते हैं, तो वो वाक्य पूरा हो जाता है, तो हमें दोबारा उस वाक्य को, उस शब्द को नहीं लिखना होता है। तो ये हो जाता है अनुवृत्ति चिन्ह। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग विराम चिन्ह काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे, और मैंने इसे 2 पार्ट में रखा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में कुछ विराम चिन्ह को रखा और पार्ट 2 में कुछ विराम चिन्ह को लिखा, और मैंने इसे काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और सारे विराम चिन्ह को आप लोगों ने दिमाग में बिठा लिया होगा। सो आप लोग थैंक यू सो मच।